और सरकारी स्कूल में भी इन्हें जाने से तो रोक नहीं सकते। तो इसका एक ही तरीका, सरकारी स्कूलों को कमजोर करो और प्राइवेट स्कूल को। 40 साल पहले इस षड्यंत्र पे काम करना शुरू हुआ और आज उसका असर यह है कि पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बेहद कमजोर स्थिति में, जहां 50 टीचर चाहिए वहां 15 टीचर है, पढ़ने का माहौल नहीं है। इस हालात में उन्होंने सरकारी शिक्षा को ले जा दिया और प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खोलते चले गए। जिसके पास पैसा है, आप खुद ही बता दो जितने लोग बैठे, जो भी सक्षम है वो चाह रहा है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, केवल पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो जिसके पास पैसा वो प्राइवेट को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को देश की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वहां से बच्चे पढ़ के कामयाब हो पाए। और सिर्फ ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अगर ये पढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों के सामने मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। इतने कम समय में इन्होंने मुकाबले में भी हमें पीछे छोड़ दिया है। वो इस बात को मानते हैं, वो बेशक है मेरिट नहीं है इनके पास, लेकिन वो जानते हैं इनके पास मेरिट हो जाता है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देख लो सिविल सर्विसेज का, 4 बार, 6 में से 4 बार ओबीसी, 2 बार एससी, 2 बार ने टॉप किया। इनके पास जो बोलने की ताकत आई है ये सरकारी नौकरियों की वजह से आई है, क्योंकि हजारों साल इसलिए नहीं बोल पाए, ये इतनी लंबी गुलामी पूरी दुनिया में किसी की नहीं रही। लगभग 3500 साल तक हमारे समाज के लोग गुलाम रहे। अछूतों को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। शूद्र के लिए कोई अधिकार उसमें लिखा ही नहीं है। उसमें लिखा है शूद्रों का काम है बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना। चूंकि ये धर्मशास्त्रों में लिख दिया, इसलिए हजारों साल तक हमारे लोग ज्ञान से वंचित रहे, हजारों साल तक हमारे लोग व्यापार से वंचित रहे। और इसके ऊपर बड़ा सटीक गुलामगिरी में आपने देखा होगा, ज्योतिबा फुले जी ने लिखा है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम सब लोग गुलाम हो गए। और ये सारा जो कुछ नुकसान हुआ है केवल हमें ज्ञान ना मिलने की वजह से हुआ है। तो धार्मिक बंदिश से जो ज्ञान अर्जित करने पर बंदिश थी, व्यापार पर बंदिश थी, इस वजह से हमारी ये गुलामी लगभग 3,500 साल चली है। लेकिन भाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने अपने पूरे जीवन के बलिदान से, संघर्ष से, तपस्या से, अपने ज्ञान से, बुद्धि विवेक से हमारे लोगों को हजारों साल की गुलामी से आजादी दिला दी। तो उन्हें समझ में आ गया ये तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया और पढ़ने का मौका दिया, तो ये लोग जो हजारों साल हमारे गुलाम रहे, बेजुबान, जो कभी बोलते नहीं थे, ये पढ़ लिख कर नौकरी में आए और नौकरी से इनके घरों में कुछ पैसा आया और पढ़ने से बुद्धि आई, इसलिए अब ये लोग अपने हक की बात करने लगे, बोलने लगे। तो उन्होंने सोचा फिर उनका बोलना बंद कैसे करें, इनको फिर से गुलाम कैसे बनाएं। तो वहीं पे उन्होंने प्लान कर लिया कि एक ही तरीका, इनसे शिक्षा को छीन लो और दूसरा इनसे नौकरी छीन लो। तो उन्होंने क्या किया, बड़े व्यवस्थित तरीके से शिक्षा को हमसे छीन लिया और इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से, इतनी चतुराई से छीना कि हमें यह पता भी नहीं चला कि हमसे शिक्षा छीन गई। अब वो कोई हो सकता है, कह सकता है शिक्षा तो नहीं छीनती, कोई भी पढ़ ले, कह सकता है ना। पर सच्चाई ये है कि पहले तो इन्होंने ये देख लिया कि आज आप भी सर्वे कर सकते हैं, देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, जितने सीनियर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सब सरकारी स्कूल से पढ़े। तो उन्होंने देख लिया कि सरकारी स्कूल में काबिलियत है और सरकारी स्कूल में भी इन्हें जाने से तो रोक नहीं सकते। तो इसका एक ही तरीका, सरकारी स्कूलों को कमजोर करो और प्राइवेट स्कूल खोल दो। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य जो अतिथि हैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, जो समाज कल्याण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, आप आए और विस्तार से अपनी बात रखें। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, प्लीज। अगर किसी को आपस में बातचीत करनी हो 2-4 मिनट में चुप खड़ा रहता हूं, कर लीजिए, पर बीच में दिक्कत यह है हमारे लोग सभाओं में अच्छे डिस्कशन में जोश में आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर वहीं वापस चले जाते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मैं सबसे तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन सारे हमारे नेतागण और दिल्ली और दिल्ली के आसपास आए हुए सभी समाज के साथियों, सभी को विनम्र नमो बुधाय, क्रांतिकारी जय भीम। तो औपचारिकता में पढ़ने की बजाय, सबका नाम लेने की बजाय प्राचार्य जी की तरह मैं सीधे मुद्दों पे आता हूं। हमारी समस्या जो आज सब्जेक्ट भी है, संविधान आरक्षण बचाओ संगोष्ठी। तो आरक्षण बचेगा क्यों जब बचाने के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। आप लोग
सब लोग कह रहे हो मुझे दर्द हो रहा है, और जिन डॉक्टर्स के पास जाते हो वो बिना जांच के दर्द के लिए कोई दवाई दे रहे हैं। अब दर्द का कारण नहीं पता लगेगा, दर्द के कारण को समझेंगे नहीं और उसके कारण का इलाज नहीं करेंगे तो दर्द तो खत्म होगा नहीं। दर्द केवल हो नहीं रहा है बल्कि दर्द बढ़ भी रहा। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि दुनिया में ये जाति और धर्म आई कहां से, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ तो धर्म है। कुदरत ने तो इंसान पैदा किया ना, ये जाति और धर्म कहां से आई? क्या कभी आप लोग इस पे सोचते हैं? दुनिया को लगभग 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को लगभग 1400 साल पहले इस्लाम मिला, दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला। इससे पहले धर्म तो नहीं था लेकिन इंसान था। इस धर्म की जरूरत क्या है? कभी इस पर जरूर सोचो, लेकिन मैं उस पर थोड़ा कम बोलूंगा। मैं बीमारी की जड़ पे ही बात करूंगा। जब लगभग 3500 साल पहले सेंट्रल एशिया से आर्यन भारत में आए और उन्होंने देखा यहाँ के लोग बड़े भोले भाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उन्होंने षड्यंत्र से हमारे लोगों के ऊपर हमला करके हमारा सब कुछ छीन कर हमारे लोगों को पहले तो गुलाम बनाया। फिर उन्होंने सोचा यार ये संख्या बहुत ज्यादा है, जिस दिन को समझ आ गई ये वापस सब कुछ छीन लेंगे, तो उन्होंने फिर हमें हजारों जातियों में बांट दिया। और वो जातियों में ऐसा बांटा, ये उनकी काबिलियत है, वैसे इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अमेरिका में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है, न्यूजीलैंड में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, कोरिया में जातियां नहीं है, रसिया में जातियां नहीं है। ये केवल भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में क्यों है? और इनको किसने बनाया? और इससे फायदा किसको हुआ? जाति बनाने वाले को या जिन जातियों को बनाया उनको? इस पर थोड़ा सा कभी सोचो। हम लोग सब्जेक्ट की गंभीरता को समझते नहीं है, मुद्दे पर जाने के बजाय ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। अभी तो ये सोचो ना, आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को तय कौन कर रहा है? आपके बच्चे के जन्म से होके लेके मरने तक की सारी व्यवस्थाओं को कोई दूसरा व्यक्ति तय कर रहा है। आप लोग का बच्चे का जन्म हो तो भी किसी के पास जा रहे हो पूछने, और जब वो मर रहा है तब भी किसी और से संस्कार करवा रहे हो। और वो संस्कार हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी हमारे सर को फोड़ रही है। हम उस जगह चंदा चढ़ा रहे हैं जिस चंदे से तलवारें खरीद के हमारी बच्चों की हत्या की जाती है। बचना किससे है? रास्ता किससे पूछ रहे हैं? रास्ता तो हमारे अपने पास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता बता के गए, हम उस पर नहीं चले। मानव कांचीराम साहब ने रास्ता बताया, हम उस पर नहीं चले। देखो उनकी सफलता क्या है? ये उनकी सफलता है कि हम लिख रहे दी ग्रेट क्षमा, दी ग्रेट वाल्मीकि, ये उनकी सफलता है। यानी हम भी उन्हीं को उसी व्यवस्था को जिताए रखना चाहते हैं। जाति की वजह से हमारा सत्यानाश हुआ और हम जाति को ही ग्रेट बता रहे हैं। जाति को पकड़ के बैठे, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, पॉलिटिक्स इज ए मास्टर की विच कैन ओपन या अनलॉक ईच एंड एवरी लॉक। लेकिन जो पीछे जो कहा बात का हमने सुनाई नहीं। यानी हिंदी में बता दूं, उन्होंने कहा कि राजनीति, ये जो राजनीति है ये मास्टर की है, ये सभी तरह के तारे खोल सकती है, सब तरह की समस्याओं का समाधान कर सकती है। हमने इतना सुनकर राजनीति के चक्कर में पड़ गए। पर जो उन्होंने बाद में ये भी तो कहा कि जिस समाज की जड़ें मजबूत होती हैं, जो समाज मजबूत होता है उसकी राजनीति मजबूत होती है। उस वाली बात तो हमने सुनाई नहीं और हम राजनीति की चाबी के पीछे पड़ गए। वो बात हम तो सुन नहीं पाए, लेकिन वो बात आरएसएस ने सुन ली, उनके लोगों ने भी सुन ली। और उन्होंने वो जो चाबी इतनी भारी भरकम है कि उस चाबी को किधर घुमाना है, कौन सा ताला खोलना है, वो इतनी भारी भरकम है, उसके लिए मजबूत ग्रिप चाहिए, मजबूत ग्रिप जिसे कहते हैं समाज। तो हमने वो ग्रिप मजबूत नहीं बनाई, उन्होंने वो ग्रिप मजबूत बनाई, जिसको आज आप आरएसएस के रूप में जानते हैं। क्या बीजेपी या उसके नेताओं में किसी की हिम्मत है जो आरएसएस की बात को टाल दे? क्या हमारे समाज और हमारे सामाजिक संगठनों में इतनी ताकत है कि हमारे संगठनों की बात को कोई मान ले? यही फर्क है बस। जो हमारे महमूद बराचा मेरे दोस्त अभी बोल रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो उन्होंने रास्ता बताया, मैं भी उसी रास्ते में ऐड कर रहा हूं।
कि रास्ता हमारे पास है, हम ढूंढ कहां रहे हैं, और पता लग जाए तो उस पर चल कहां रहे हैं। अगर आप इस बात से, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जाति सारी समस्याओं की जड़ है, जाति की वजह से हमारा शोषण हो रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर सहमत है फिर जाति को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? जब तक जाति रहेगी तब तक शोषण रहेगा, जब तक जाति रहेगी तब तक जुर्म रहेगा, और जब तक जाति रहेगी तब तक ये आरक्षण को भी बनाए रखना चाहेंगे। गहरी बात है, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे। आरक्षण अब केवल नाम रह गया, आरक्षण को बचा कुछ नहीं है। पूछो कैसे? और ये सब क्यों किया इन्होंने? ये सब क्यों किया, इसकी जड़ में जाकर समझने की जरूरत है। ये लोग इस बात पे चिंतन मनन करते हैं, ये चिंतन मनन इन्होंने अब से 40 साल पहले किया कि जो लोग हजारों साल से उनके गुलाम थे, बेजुबान थे, जिनके अंदर बोलने की ताकत नहीं थी, जो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, पिटते रहते थे और 16-16, 17-17 घंटे काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे। इन लोगों के पास बोलने की ताकत कहां से आ गई? आज ये काम के बदले में पैसे मांगते हैं, 8 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाए तो ओवर टाइम मांगते हैं। अरे ये बेजुबान समाज है, बोलने लगा, जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहा है, बड़ी हिम्मत हो गई। कोई नेता उनका कहता है पैर की जूती सर पर खींचने हो रहा है। तो आप इसको समझो, उन्होंने इस बात को समझ लिया और हमने नहीं समझा। उन्होंने 40 साल पहले उनके थिंक टैंक ने इस बात को सोच के, और उनको ये भी पता लग गया कि भाई हमारी जो जनसंख्या है जनरल कैटेगरी की, जो सो-कॉल्ड अपर कास्ट अपने आप को बोलते हैं, क्लेम करते हैं, ब्राह्मण की जनसंख्या 5.52%, क्षत्रिय की जनसंख्या 3.90%, वैश्य की जनसंख्या 1.30%। पिछली जनगणना के आंकड़े बता रहा हूं, ये अटके नहीं है। इसको सारे को जोड़ ले, सारे 11.5% से भी कम है, और उन्हें इस बात का पता है कि हम 11.5% से भी कम है। उन्हें यह भी पता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत बड़ा हथियार इनको दे गए, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, कि भैया इस वोट से तो हम कभी हुक्मरान बनेंगे नहीं, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या तो मुस्लिम की है, उससे कई गुना ज्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या एससी की है, एसटी की है। तो प्रजातंत्र के अंदर भारत के संविधान के रहते हम तो शासक बनेंगे नहीं, करिए जागरूक हो गए। उन्होंने क्या किया कि इनके पास जो बोलने की ताकत आई है, ये पढ़ने लिखने से आई है। इनके पास जो बोलने की ताकत आई है, ये सरकारी नौकरियों की वजह से आई है, क्योंकि हजारों साल इसलिए नहीं बोल पाए, ये इतनी लंबी गुलामी पूरी दुनिया में किसी की नहीं रही। लगभग 3,500 साल तक हमारे समाज के लोग गुलाम रहे, तो उसका लंबी गुलामी क्यों रही? ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बुजुर्गों ने ये ना चाहा हो कि हमारे बच्चे आजाद पैदा हो, वो भी पढ़े लिखे, वो भी व्यापार करें। लेकिन ये धर्मशास्त्रों में ये लिख दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति में कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, मैं उनकी भाषा में अगर कहूं, अछूतों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। ये धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, किसकी हिम्मत नहीं है, वरना अब तक कितने केस चल जाते हैं। तो केस का डर नहीं लगता, क्योंकि डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। मंत्री पद आएंगे जाएंगे आते रहते, पहले आज में पहले कोई और था, कल को कोई और होगा, परमानेंट तो किसी के साथ नहीं रहता। क्या हमें बोलना नहीं चाहिए? क्या अपने समाज के अधिकारी के लिए हमें लड़ना नहीं चाहिए? बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अब ये करने का समय नहीं है, डर गए तो आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। समाज का भविष्य अंधकार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चिंतन कर लिया और समझ लिया कि समाज में जो बोलने की ताकत आई है, ये पढ़ने लिखने की और नौकरी की वजह से आई है। और ये लंबी गुलामी इसलिए चली क्योंकि हजारों साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर, आज बाबा साहब का संविधान है, पहले जो देश चलता था मनुस्मृति से चलता था, मनुस्मृति खरीद कर पढ़ लेना, उसके अंदर लिखा हुआ है ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, कर्मकांड करना, यज्ञ करना और दान देना। क्षत्रिय का काम रक्षा सुरक्षा, दान लेना, दान देना, यज्ञ करवाना। वैश्य का काम खेती करना, व्यापार करना, दान लेना, दान देना। शूद्र के लिए कोई अधिकार उसमें लिखा ही नहीं है, उसमें लिखा है शूद्रों का काम है बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करना। केवल इस चूंकि धर्मशास्त्रों में लिख दिया, इसलिए हजारों साल तक
हमारे लोग ज्ञान से वंचित रहे, हजारों साल तक हमारे लोग व्यापार से वंचित रहे। और इसके ऊपर बड़ा सटीक गुलामगिरी में आपने देखा होगा, ज्योतिबा फुले जी ने लिखा है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम सब लोग गुलाम हो गए। और ये सारा जो कुछ नुकसान हुआ है केवल हमें ज्ञान ना मिलने की वजह से हुआ है। तो धार्मिक बंदिश से जो ज्ञान अर्जित करने पर बंदिश थी, व्यापार पर बंदिश थी, इस वजह से हमारी ये गुलामी लगभग 60,000 साल चली है। लेकिन बताओ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने अपने पूरे जीवन के बलिदान से, संघर्ष से, तपस्या से, अपने ज्ञान से, बुद्धि विवेक से हमारे लोगों को हजारों साल की गुलामी से आजादी दिला दी। तो उन्हें समझ में आ गई, तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, पढ़ने का मौका दिया। तो ये लोग जो हजारों साल हमारे गुलाम रहे, बेजुबान, जो कभी बोलते नहीं थे, ये पढ़ लिख कर नौकरी में आए, और नौकरी से इनके घरों में कुछ पैसा आया, और पढ़ने से बुद्धि आई, इसलिए अब ये लोग अपने हक की बात करने लगे, बोलने लगे। तो उन्होंने सोचा फिर इनका बोलना बंद कैसे करें, इनको फिर से गुलाम कैसे बनाएं। तो वहीं पे उन्होंने प्लान कर लिया कि एक ही तरीका, इनसे शिक्षा को छीन लो, और दूसरा इनसे नौकरी छीन लो। तो उन्होंने क्या किया, बड़े व्यवस्थित तरीके से शिक्षा को हमसे छीन लिया, और इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से, इतनी चतुराई से छीना कि हमें यह पता भी नहीं चला कि हमसे शिक्षा छीन गई। अब कोई हो सकता है, कह सकता है शिक्षा तो नहीं छीनती, कोई भी पढ़ ले, कह सकता है ना। पर सच्चाई यह है कि पहले तो इन्होंने ये देख लिया कि आज आप भी सर्वे कर सकते हैं, देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जितने सीनियर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। तो उन्होंने देख लिया कि सरकारी स्कूल में काबिलियत है, और सरकारी स्कूल में भी इन्हें जाने से तो रोक नहीं सकते। तो इसका एक ही तरीका, सरकारी स्कूलों को कमजोर करो और प्राइवेट स्कूल खोल दो। 40 साल पहले इस षड्यंत्र पर काम करना शुरू हुआ, और आज उसका असर यह है कि पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बेहद कमजोर स्थिति में, जहां 50 टीचर चाहिए वहां 15 टीचर है, पढ़ने का माहौल नहीं है। इस हालात में उन्होंने सरकारी शिक्षा को ले जा दिया, और प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खोलते चले गए। जिसके पास पैसा है, आप खुद ही बता दो जितने लोग बैठे हैं, जो भी सक्षम है, उनके सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे। तो जो भी सक्षम है वो ये चाह रहा है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, केवल पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो जिसके पास पैसा वो प्राइवेट को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों को देश की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वहां से बच्चे पढ़ के कामयाब हो पाए। और सिर्फ ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अगर ये पढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों के सामने मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। इतने कम समय में इन्होंने मुकाबले में भी हमें पीछे छोड़ दिया है। वो इस बात को मानते हैं, वो बेशक कहे मेरिट नहीं है इनके पास, लेकिन वो जानते हैं इनके पास मेरिट बहुत ज्यादा है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देख लो सिविल सर्विसेज का, 4 बार, 6 में से 4 बार ओबीसी, 2 बार एससी, 2 बार ने टॉप किया है। और वो इस बात को जान रहे हैं, इसलिए लेटरल एंट्री भी लिया है कि यार ये तो काबिल बहुत है, ये तो रिजर्वेशन में आके यहां से भी टॉप करने लगे। तो लेटरल एंट्री से लाओ, वहां पे रिजर्वेशन ही नहीं है, ना रहेगा 5 ना बजेगी 5। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट हमारे सबसे ज्यादा थे, वहां पर उन्होंने ठेकेदारी पर लागू कर दी। 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया, या 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सब आउटसोर्स होगा। और धीरे धीरे बाद में बाकी नौकरी भी, क्लास 1 तक की नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट पे। आज किसी भी राज्य सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितनी वैकेंसी निकलती है ज्यादातर वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे भर ली जाती है। रेगुलर वाला जो प्रोसेस है यूपीएससी और एसएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सारे फेल हो गए। जहां फेल हो गए कहूँ फेल कर दिए गए षड्यंत्र के तहत। तो आप ये मान लो हमारे लोग नौकरी की वजह से थोड़े सक्षम हुए थे, और लेकिन आज हमारे लोगों से नौकरी छीन ली है। अब नौकरियां बची नहीं है, आपके लोग नौकरी में आ नहीं पाएंगे। और एजुकेशन इतनी महंगी, आप प्राइवेट स्कूल में अगर मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में भी अगर जाओ, एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, फीस का खर्चा और ट्यूशन का खर्चा, क्योंकि सारे पब्लिक स्कूल के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। सारे खर्चे को जोड़ लो तो एक बच्चे की पढ़ाई पे 8 से 10 हज़ार रुपये चाहिए। 2 बच्चों को सीधा 15 से 20 हज़ार रुपया। हमारे 98% परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच है। तो क्या हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ पाएंगे? जिनके बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ हो, वो जरा अपनी फीस निकाल के देख लें बच्चे की। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 2-2 लाख रुपए फीस है। क्या हमारे लोग 2 लाख रुपए की फीस, 98% हमारे लोग समाज के, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो दलित है, चाहे 90% पिछड़े वर्ग के हैं, वो 2 लाख रुपए अपने बच्चे की फीस के लिए जमा नहीं कर सकते। ये इस हालात को हमें समझना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकारें उस फीस को खुद नहीं दे सकती, दे सकती है, लेकिन समस्या वही है, इनके बच्चों को पढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये पढ़ जाएंगे
तो फिर ये अपने हक की बात करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। संविधान पे हमला जानबूझकर जो सब्जेक्ट है ना, संविधान आरक्षण बचाओ, कौन बचाएगा? वो तो खत्म करेंगे। इसीलिए तो उन्होंने एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया, इसीलिए तो सरकारी नौकरी में ठेकेदारी प्रथा लागू की, क्योंकि उन्हें पता है सारी जो उनका हर चीज पे जो कब्जा है, जब वो कब्जा थोड़ा छिलने लगा, मतलब आप लगाओ एससी का रिजर्वेशन जब तक था तब तक उनको दर्द कम था, क्योंकि तब वो पिछड़े वर्ग का भी हक खा रहे थे। लेकिन जब पिछड़े वर्ग को भी हक देना पड़ गया मिडिल कमीशन लागू होने के बाद, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन मीडिया के जजमेंट के बाद, तो उन्हें लगा कि यार 50% तो चला जाएगा। अब तक तो हमारा कब्जा पूरे पे था हजारों साल तक, उसमें से 22.5 एससी एसटी को गया, लेकिन वो ले पाए 12-15, तो हम 90% के करीब हम ही ले रहे थे। अब ये ओबीसी भी आ गया, इसको भी देना पड़ेगा, दर्द शुरू हो गया। और इस दर्द के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। जनरल कैटेगरी ने क्या कभी रिजर्वेशन मांगा था? ईडब्ल्यूएस के नाम पे क्या कभी जनरल कैटेगरी ने कोई रिजर्वेशन मांगा था? नहीं मांगा ना। उसके बावजूद 4 दिन के अंदर मिला है। एक दिन में कैबिनेट में पास, उससे अगले दिन लोकसभा में पास, और उससे अगले दिन राज्यसभा का समय खत्म हो गया, एक दिन टाइम बढ़ाया और एक दिन के अंदर वहां से पास, उससे अगले दिन छुट्टी के दिन हमारे अंदर राष्ट्रपति को जगा के साइन कर और नोटिफिकेशन, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया नोटिफिकेशन 4 दिन के अंदर बिना मांगे। ईडब्ल्यूएस के नाम पर जिसकी संख्या 11% है उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया। और जो लोग वर्षों के सताए हुए, हजारों वर्ष के सताए हुए, लंबे समय से वो आरक्षण की मांग कर रहे थे, उनके आरक्षण को लागू करने में लगभग 47 ईयर्स लगे, 46 ईयर्स। और उसमें कितने लोग ने कुर्बानी दी, कितने लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, ये भी सोचो। और उनका जब लागू की घोषणा हुई, घोषणा होने के बाद कोर्ट ने स्टे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिसाइड करने में आप खुद देख लो कितना टाइम लगा, 2-3 साल लगे। इस पे स्टे क्यों नहीं, उस पे तुरंत स्टे क्यों? जबकि भारत के संविधान में आरक्षण का आधार है 2 शब्द हैं, 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, यानी शैक्षणिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़ापन रिजर्वेशन का आधार है। और इस बात को मैं ये कहूं, क्या मैं ये कह दूं कि कोर्ट के जजेस नहीं जानते? वो तो पहले से जानते हैं, उसके बावजूद उस पर स्टे आज तक नहीं दिया। ये मानसिकता का सवाल है। और कोई केस कंटेम्प्ट कर देंगे, भैया कंटेम्प्ट के डर से क्या सच बोलना छोड़ दे? क्या देश को ना बचाएं? क्या भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या अपने समाज को, उसके दर्द को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी समाज की नहीं है? हम लोग जब नेता है समाज के, आप सबकी वजह से जीत के यहाँ तक आए हैं, तो आपकी बात को संसद में रखना, विधानसभाओं में रखना, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जो नहीं रख रहा है वो समाज के साथ गद्दारी करना है, जो नहीं रख रहा है वो समाज के साथ साथ बाबा साहब के साथ और बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ भी गद्दारी करना है। क्योंकि ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सोसाइटी इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, यानी हम अपने पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लोग सांसद हैं या विधायक हैं, हम अपने पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसद और विधानसभाओं में, पर क्या वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या उनके दुख दर्द को वास्तव में उतनी मजबूती के साथ उठा रहे हैं? कुछ कारण है जो हमारे आनंद जी ने भी बोला और मेरे हमसे पहले साथी नीलोटिया जी ने भी बोला। सच्चाई है कि अभी तो हम लोग आपस में नहीं बैठ पा रहे। मैं तो कई बार कह चुका है, कोई किसी भी पार्टी के हो, कम से कम समाज के नाते आपस में बैठ लिया करो, चाय वाय पी लिया करो साथ बैठ के। कम से कम ये तो रणनीति बना सकते हैं, जिस पार्टी में भी हैं उस पार्टी के साथ वफादारी करते हुए उस पार्टी में अपने समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाएं। क्या दिक्कत है? तो ये षड्यंत्र कब चालू हुआ? मतलब पहली बात तो मिला 3500 साल बाद, और मिलने के ज्यादा से ज्यादा 30 साल बाद ही षड्यंत्र उसको खत्म करने का चालू हो गया। तो एक तरफ एजुकेशन हमारी खत्म कर दी, एक तरफ रिजर्वेशन शब्द रह गया, लेकिन रिजर्वेशन हमारा खत्म कर दिया, नौकरियां आया नहीं। देश के प्राकृतिक संसाधन, खेत की जमीन, जल जंगल जमीन, पहाड़ों से होने वाला उत्खनन, नदियों से होने वाला उत्खनन, खनिज पदार्थ की खानों से होने वाला उत्खनन, जहां से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ? ये तो नेचुरल है, उसमें तो पाई बात हमारा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हमारा हिस्सा है कहां? चंद लोगों के कब्जे में सब कुछ। आज खुद सोचो ना, हम लोग व्यापार में क्यों नहीं आ पाए? हम शिक्षण संस्थानों के मालिक क्यों नहीं है? हम इंडस्ट्रीज के मालिक क्यों नहीं है? हम ट्रेड में क्यों नहीं है? अरे जब हजारों साल तक रहेंगे तो होते कहां से? और जब रास्ता संविधान से खुला, जेब खाली थी, जेब में पैसा तो था ही नहीं, व्यापार करने के लिए तो पैसा चाहिए, और देश की जितनी खेत की जमीन और जितने संसाधन थे वो पहले से कब्जा करे बैठे, हमें मिलेगा कैसे? एक तरीका मैं इत्तेफाक रखता हूं की बात है, जिस दिन हमारे समाज के लोग ये कह देंगे मैं जेल जाने को तैयार हूं, मुझे मेरे समाज का हक चाहिए, और नहीं देते तो मैं जेल जाने को तैयार हूं।
जिस दिन ये संख्या बहुत ज्यादा लंबी की जरूरत नहीं है, बेकरार, जिस दिन हमारे समाज के लोग इस बात के लिए बेकरार हो जाए कि जब तक मुझे मेरे समाज का हक नहीं मिलता मैं लड़ूंगा और मैं जेल जाऊंगा, जाके रहूंगा, मुझे जेल में डालूंगा। जेलों में जगह नहीं है, जेल तो छोड़ो, घरों में जगह नहीं मिलेगी, इतनी जनसंख्या है। लेकिन इस बात के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी जब मैं वहां बैठ के देख रहा था, हमारे ज्यादातर लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, फायदा क्या मीटिंग का। और दूसरी बात जो वो बोल रहे थे हमारे आरपीआई का इतिहास, गौरवशाली इतिहास बता के, मुझे याद है मैं तो 6,500 6.5 लाख बोलता हूँ, 3.5 लाख बता रहे थे। वास्तव में बहनों ने बच्चों को जेल में जन्म दिया। अरे हमारा गौरवशाली इतिहास है, जब हमारे लोगों को मौका मिला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिख डाला, जब हमारे लोगों को मौका मिला जोगिंद्रनाथ नंदन ने पाकिस्तान का संविधान लिख डाला। ये इतिहास है। हमारे लोग मरे हुए जानवर की खाल उतार के उसको गला के कलर करके उससे जूते बनाने की काबिलियत रखते हैं, उसी से इस तरह का टॉप बनाने की, कैप बनाने की, हैट बनाने की, जैकेट बनाने की, बेल्ट बनाने की, टच बनाने की काबिलियत रखते हैं। हमारे लोग कपास से धागे से कपड़ा बुनने की काबिलियत रखते हैं। हमारे लोग मिट्टी से बर्तन बनाने की काबिलियत रखते हैं। दुनिया के अंदर जितनी इमारतें हैं हमारे लोग तो बनाते हैं। तो निर्माण का काम हम कर रहे हैं, उत्पादन का काम हम कर रहे हैं, फिर भी कह रहे मेरिट नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, मेरिट है ही हमारे लोगों में। इस देश को बर्बाद अगर किसी ने किया, कंगाल अगर किसी ने किया तो बेईमानों ने किया, चोरों ने किया, जो करप्ट है उन्होंने किया है, जिनके नेचर में ही करप्शन है, जिनके व्यवस्था के अंदर लोगों के लिए न्याय नहीं है, जिनकी व्यवस्था में लोगों के लिए करुणा का भाव नहीं है, जिस व्यवस्था में कोई जन्म से ऊंचा कहीं जन्म से नीच है, क्या वो व्यवस्था हमें मजबूत करेगी? जो व्यवस्था हमें इंसानियत का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, उस व्यवस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हो सकता 70% लोग अभी भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हो, जाने अनजाने में। हमें उस व्यवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। भंडारी जी जो बोल रहे थे वैसे ही नहीं बोल रहे थे। भाई हिंदू धर्म का अगर सही मायने में अध्ययन करना हो तो बाबा साहेब की लिखी जो एक भाषण था 1935 में जो देना था जाति तोड़क मंडल के सामने, जिसको देने से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो उसमें बदलाव चाहते थे। बाबा साहब ने कहा मैं एक कोमा मात्रा नहीं बदलूंगा, फिर बाद में किताब के रूप में छपा एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का नाश। जाति का नाश जब तक नहीं होगा भारत का विकास तब तक नहीं होगा। समय आ गया जाति को खत्म करने का। वो करेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने जाति बनाई, उससे उन्हें फायदा हो रहा है। और हमें जाति खत्म करना जिससे हमें फायदा हो, पर हम खत्म करना नहीं चाह रहे। हम कह रहे दी ग्रेट जवान, दी ग्रेट आदमी, जाति कब से ग्रेट होगी भाई? इस जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हुआ है, इस जाति की वजह से हमारी सारी बर्बादी हुई है। हमारे पास अगर देश के संसाधनों में हिस्सा नहीं है तो इस जाति की वजह से। और जिस व्यवस्था में, जो व्यवस्था वर्ण के और जाति के आधार पर बटी हो, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी जाति के हिसाब से दिए जाते हो, उससे न्याय की उम्मीद कर रहे हो। जहां समता, मैत्री, भाईचारे के लिए स्थान ना हो, जहां जाति और धर्म पूछ के हत्याएं की जाती हो, देश में नफरत पैदा करने वाले लोग मजबूत हो रहे हैं और देश में समता चाहने वाले लोग कमजोर हो रहे हैं। कारण क्या है इसका? ये जाति है। जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। अब समय आ गया है, जल्दी से जितना जल्दी हम चाहते हो तोड़ेंगे, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे, उतनी जल्दी हम इस गुलामी से बाहर निकलेंगे, उतनी जल्दी बाबा साहब के संविधान को भी और आरक्षण को भी बचाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जबरदस्ती देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टर मांगा था। ये रिजर्वेशन जो दिया, ये जबरदस्ती दिया, केवल ये नहीं मांगा। वो जानते थे इसका कितना गलत परिणाम होगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि आज 24 सितंबर 1932 को इस कोरोना पैक्ट को करने के बाद मेरा मन इतना दुखी है, मन करता है कि मैं बिजली के खंभे से चिपक के अपनी जान दे दूं। क्योंकि वो जानते थे अब जो व्यवस्था बनेगी इसमें जो लोग जीत के जाएंगे वो अपने समाज के लिए वहां जाने के बाद बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको चुनने में दूसरे लोग की भागीदारी होगी। लेकिन अब समय आ गया उस लड़ाई को लड़ने का। या तो खुश हो जाओ कुर्सी पे बैठ के, मैं MP बन गया, मैं MLA बन गया, मैं मंत्री बन गया, फिर तो खत्म है सब कुछ। धीरे धीरे हमारा एजुकेशन चला गया है, हमारा रिजर्वेशन चला गया है, अब समय आ गया बोलने का। खुश होकर मत बैठो कुर्सी पे बैठ के, अब तो कहो हमें हिस्सा चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का समय है और इसके लिए निश्चित तौर पर हमें बार बार बैठना चाहिए, कड़ी से कड़ी छोड़नी चाहिए। मैं जनलोक कमेटी का इसके लिए आभार करता हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय रखा और हम सबको बैठ के इस पर चर्चा करने का मौका दिया। हमें इस चर्चा को बढ़ाना चाहिए। आज इस हॉल में है, महीने बाद नीचे होना चाहिए कि उस पर जगह ना बचे, नीचे भी इतने लोग आ जाएं। उसके बाद रामलीला मैदान होना चाहिए और उसके बाद फिर पूरे देश के ऐसे मैदानों में सब जगह होना चाहिए। पूरे देश को अपने लोगों को एकजुट करने की जरूरत है। संख्या आपकी भारी, जेब उनकी भारी, ये समझ नहीं आया।
हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहे। अरे भाई अपनी ताकत को समझो, अपनी संख्या को अपनी ताकत बना लो। हम लोग देश, पूरा देश में जनसंख्या 135 करोड़ है और 135 करोड़ में से लगभग 115 करोड़ बहुजन है। इसका मतलब भारत के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से हम एक हैं, और अगर दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से हम एक हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे अंदर है। अपने अंदर झांक के देखो हम है क्या। हमारा गौरवशाली इतिहास है, हम लोगों ने इतिहास लिखा है, लेकिन हम अपने इतिहास को पढ़ते नहीं, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को भूल गए। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक, अफगानिस्तान तक पूरा भारत बौद्ध में था, और बुद्ध के धर्म में समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील। अरे जहां समता, मैत्री और भाईचारा, न्याय है, उसमें जाने की बजाय जहां जाति के आधार पर सब कुछ बटा हुआ है उसमें पढ़े हो। बाबा साहब की बात तो कम से कम मान लो। सब कहते हैं मैं बाबा साहब को मानूंगा, पर बाबा साहब की बात को नहीं मानूंगा, ये बात समझ नहीं है। उन्होंने कहा था जब तक जाति में बने रहोगे तब तक शोषण बना रहेगा, इसलिए इस बात को जानते थे। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली। और बुद्ध का धर्म हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत है। हमारे बुजुर्गों का धर्म है। भारत से पूरे दुनिया में क्या 56 देशों में बौद्ध धर्म है। यूएनओ की स्टडी बता रही है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। आज की डेट में दुनिया में जितने फिल्म कलाकार हैं 67% बौद्ध हैं। हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ रहे, जान नहीं रहे। अरे हम कोई धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध का धर्म बाबा साहब ने और हमारे पूर्वजों का धर्म है, हम अपने सांस्कृतिक विरासत पर वापस आने की बात कर रहे हैं। हम तो धर्म वापसी करवा रहे हैं भाई। तो हमने संकल्प लिया है 2025 तक भारत के अंदर 10 करोड़ लोग को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत से बुद्ध के धर्म में वापस ले जाएंगे। बहुत लोग कहते बड़ा खतरा उठा रहे हो। खतरा किस चीज का? जान का। रोज बस के नीचे आके लोग मर जाते हैं। कोई पूछता है कितने मरे आज? तो मरना देखते सबको है। कोई नेचुरल डेथ मरेगा, कोई मार दिया जाएगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा। मरना देखते सबको है। और जो डर गया वो तो वैसे भी मर गया। वो 16 फिल्म का जो डायलॉग वैसे नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। डरना नहीं है, अब लड़ना है। न्याय के लिए, समता के लिए, मैत्री के लिए, भाईचारे के लिए, अपने समाज के हक और अधिकार के लिए। बाकी बात स्पेशल सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान 1979 में ट्राइबल सब प्लान आया, 78 में, और 1980 के अंदर शुल्का सब प्लान आया। ये हम लोग वर्षों से सुन रहे हैं। इसके लिए हमने जंतर मंतर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, तब तो मैं एमएलए भी नहीं था। मैं तो हर मुद्दे पे लड़ने को तैयार हूं, लेकिन पूरे देश में लड़ना पड़ेगा। पूरे देश की कोई सरकार हमारे लोगों के अधिकार देने को तैयार नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार ने कम से कम एक काम तो चले, में राजनीतिक बात नहीं करना, कम से कम सरकारी स्कूलों को सुधार दिया, अस्पतालों को सुधार दिया। पूरे देश की सरकारें इसको करें, इसलिए दबाव बनाना पड़ेगा। और हमें तो जो कुछ भी मिला वो एजुकेशन से, रिजर्वेशन से मिला है, वरना तो हजारों साल की गुलामी झेली है। अभी हमें दबाव ये बनाना चाहिए कि जो सरकार अपनी जनता का एजुकेशन का और इलाज का खर्चा ना उठा पाए, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। बच्चा किसी भी हाई, जितना मर्जी हायर एजुकेशन में जाए, उसकी पूरी की पूरी फीस का खर्चा उठाए ना सरकार, क्या दिक्कत है? और ना उठा पाए तो सरकार बहुत कमजोर है, तो सरकार के पास कुछ भी नहीं है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग एकजुट होकर पूरे समाज को एकजुट करेंगे और जातियों के बंधन को तोड़कर, जातियों को तोड़कर समाज को एकजुट करके बौद्ध में भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ेंगे। यही एक रास्ता है जो अल्टीमेट हमें बचाएगा। इसलिए बाबा साहब